अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर अब्दुल्ला और हम अपने थर्ड लेक्चर में बात कर रहे थे बिनाइन ट्यूमर की। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम बात करेंगे फोकल नोड्यूलर हाइपरप्लेजिया। ये भी बिनाइन ट्यूमर है हमारे पास। ठीक है, इसमें हमारे पास होते हैं कफर सेल, हिपैटोसाइट्स और बाइलरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये लीवर के जो सेल होते हैं इन पे मुश्तमिल होता है, ये कंप्रोमाइज्ड होता है इन तीन चीज़ों पे। और ये वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है, इसके अंदर जो वेस्कल्स होंगे ना वो उसकी पैथोलॉजीज हमें मिलेंगी। ठीक है, जो इसके अंदर हमें मिलेगा ना, लैक टिपिकल नॉर्मल लोब्यूलर हिपैटिक फीचर्स ऑफ पोर्टल ट्राइएड एंड सेंट्रल वेन्स। ठीक है, जो हमारे पास टिपिकली हमें मिलते हैं ना लोब्यूलर हिपैटिक फीचर्स, जो पोर्टल ट्राइएड्स और सेंट्रल वेन्स, वो हमें इसके अंदर नहीं मिलेंगी क्योंकि ये वेस्कुलर पैथोलॉजी है, तो ये वो चेंज हो जाएगी। ये सेकेंड मोस्ट कॉमन है। जो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास था हिमेंजियोमा, उसके बाद हिमेंजियोमा के बाद हमारे पास आ जाता है एफएनएच, सेकेंड मोस्ट कॉमन। ये भी फीमेल के अंदर ज़्यादा है, 80 to 90% फीमेल के अंदर होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं इसकी सोनोग्राफिक फीचर्स। तो ये हमारे पास इनकैप्सुलेटेड होता है। ठीक है, कैप्सूल के अंदर होते हैं, यानी कि इसकी आउटर वाल्स होती हैं। और उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल स्कार होते हैं। एक तो हमारे पास एक बैक वाल होंगे ना, उसके अंदर एक सेंट्रल स्कार होगा। ये इसके सोनोग्राफिक फीचर्स हैं। और ये 10 to 20% और मल्टीपल। ठीक है, 10 से 20 गुना मल्टीपल होते हैं। अच्छा, जो हमारे पास एफएनएच होता है ना, इसके अंदर हमारे पास इंटरनल आर्टीरियल नेटवर्क होता है जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं स्पोक व्हील पैटर्न। ठीक है, ये हमें स्ट्रक्चर शो करता है स्पोक व्हील पैटर्न का। स्पोक व्हील ये होता है ऐसे, इंटरनल आर्टीरियल नेटवर्क होता है, इनकी वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी है, तो इसका हमें स्पोक व्हील पैटर्न इसका मिल जाता है। उसके अलावा जो होती है ना इसकी इकोजेनिसिटी एफएनएच की भी और इसकी सेंट्रल स्टार की भी है वेरी। उसके अलावा जो होती है ना इसकी इकोजेनिसिटी एफएनएच की भी और सेंट्रल स्टार की भी, ये वेरी करती है, ये एक जैसी नहीं रहती। और इसी वजह से इसकी वेरी करने की वजह से ना ये बहुत डिफिकल्ट होता है इसे हम डिटेक्ट कर सकें अल्ट्रासोनोग्राफी पे। ठीक है, कुछ तो होते हैं जिनके वेल मार्जिनेटेड होते हैं, जिनके मार्जिन वेल डिफाइंड होते हैं, वो तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड पे। लेकिन कुछ होते हैं जो आइसोइक्विक लीवर होते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आइसोइक्विक होंगे लीवर के तो फिर तो जाहिर सी बात है हम डिटेक्ट ही नहीं कर सकेंगे। तो जो हमारे पास होते हैं डिटेक्टेबल, जिनको हम डिटेक्ट कर लेते हैं, जिनके वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं, उनका हमें सेंट्रल स्कार मिलता है ऐसे। ठीक है, उनके अंदर जो सेंट्रल स्कार होगा ना, उसके अंदर हमारे पेरिफेरल वेस्कुलेचर मिलेगा। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पोक व्हील पैटर्न। उसके अंदर इंटरनल आर्टीरियल नेटवर्क होगा और हमें शेप देगा स्पोक व्हील पैटर्न की, जो हमें नज़र आ जाते हैं, डिटेक्टेबल होते हैं, वेल डिफाइंड मार्जिन होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कुछ और पॉइंट्स लिखे हुए हैं, कैल्सिफिकेशन, सिस्टिक चेंज, हेमरेजिक एरियाज और नेक्रोसिस। ये सब चीज़ें हमारे पास एफएनएच में वेरी अनकाउंट, बहुत ही कम है कि बहुत कम चांस है कि ये चीज़ें हों। अच्छा, अगर ये हमें नहीं मिलता अल्ट्रासोनोग्राफी, फिर हम इसका करते हैं सीटी स्कैन। तो इसे कंफर्म करते हैं हम सीटी स्कैन। अगर हम कोई कन्फ्यूजन हो, हमें इसके अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट ना हो और इसके वेल मार्जिनेटेड ना हो, लेकिन हमें कुछ शक हो, फिर हम इसे रिकमेंड करते हैं सीटी स्कैन पे, फिर हम वहाँ से कंफर्म करते हैं। फिर उसके बाद एक और टेस्ट है हिपैटिक स्कैंटोग्राफी विद सल्फर कोलाइड। ये न्यूक्लियर मेडिसिन की इमेजिंग टेक्निक है जिसमें आइसोटॉप्स वगैरह देते हैं और फिर हम डिटेक्ट करते हैं एफएनएच। अच्छा, थर्ड नंबर पे और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है हिपैटिक एडिनोमा। तो जो हिपैटिक एडिनोमा है ये रेयर है, बहुत ही कम होते हैं। जो इसमें होते हैं, इसमें हिपैटोसाइट्स होते हैं और कफर सेल्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर नो बाइल डक्ट्यूल्स। ठीक है, हिपैटोसाइट्स होंगे, कफर सेल्स होंगे और नो बाइल डक्ट्यूल्स। ये भी मोर कॉमन इन वुमेन टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये कंडीशन आ जाती है, जो ज़्यादा बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं उनमें ज़्यादा चांस होते हैं। और मैन के अंदर भी ये चांस बढ़ जाता है जो स्टीरॉइड्स लेते हैं। ठीक है, जो स्टीरॉइड्स लेते हैं उनके अंदर चांस बढ़ जाता है हिपैटिक एडिनोमा का। और ये भी मल्टीपल एडिनोमास होते हैं उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर टाइप 1 ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ हो, उनके अंदर मल्टीपल एडिनोमास होते हैं। और जो मल्टीपल एडिनोमास होते हैं वो बताते हैं, उनको कहते हैं हिपैटिक एडिनोमाटोसिस। ठीक है, जो मल्टीपलिसिटी रिप्रेजेंट करेगी हिपैटिक एडिनोमाटोसिस। लेकिन जो बिनाइन ट्यूमर है इसके अंदर हमारे पास लो रिस्क ऑफ मलिग्नेंट डीजनरेशन, जो मलिग्नेंट डीजनरेशन का चांस है बहुत ही कम होता है क्योंकि ये बिनाइन ट्यूमर है। फिर इसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं सोनोग्राफिक फीचर्स की। जो इसके सोनोग्राफिक फीचर्स हैं वो वेरी करते हैं, वेरीड और नॉन स्पेसिफिक। वेरी करते हैं और कोई स्पेसिफिक नहीं है इसके सोनोग्राफिक अपीयरेंस। हम इसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते अगर जब तक हम उसे पेशेंट के हमारे पास हिस्ट्री ना हो, क्लिनिकल हिस्ट्री ना हो, या हमें उसके प्रीवियस ब्लीडिंग एपिसोड के बारे में ना पता हो, तो हम इसे सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसके लिए हम इसे सीटी रिकमेंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड पे ये बहुत मुश्किल से मिलते हैं। फिर इसके लिए हमें पेशेंट की क्लिनिकल हिस्ट्री भी लेनी पड़ती है।
और उसके जो प्रीवियस ब्लीडिंग एपिसोड्स उनके बारे में पूछना पड़ता है। उसके बाद जो इसके अंदर कैल्सिफिकेशन होती है और 10% तक चांस होता है कैल्सिफिकेशन हो जाए। अच्छा, जो इसके अंदर जो हेपेटिक एडेनोमा सिंपल होगा, स्मॉल होगा, अनकॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक है? उसकी इकोजेनिसिटी हमें मिलेगी होमोजीनियस और हाइपोइक्विक। ठीक है, हमें ब्लैक नज़र आएगा और होमोजीनियस नज़र आएगा। जो होगा सिंपल, स्मॉल और अनकॉम्प्लिकेटेड, जो छोटे होंगे वो हमें डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड पे। लेकिन अगर इंटरनल हेमरेज और नेक्रोसिस हो गई है तो इसके बाद फिर हमें इसकी ज़ाहिर सी बात है होमोजीनियस नहीं रहेगा, हेटेरोजीनियस अपीयरेंस मिलेगी लाइक कम्प्लेक्स सिस्ट। तो इसके लिए फिर हम इसे मुश्किल हो जाती है अल्ट्रासाउंड पे डिटेक्ट करना, फिर हम रिकमेंड करते हैं सीटी स्कैन। ठीक है, अगर इसमें हो सकती है इंटरनल हेमरेज या नेक्रोसिस। फिर हमारे पास अगर इसमें हो जाए ना इंट्राम्यूरल फैट हो तो फिर अगर हो फिर हमें रिप्रेजेंट करता है हाइपरिकोइक। ठीक है, इसकी मतलब सोनोग्राफी के कोई फीचर वेरी नहीं करता, वेरिड है और स्पेसिफिक नहीं है, कोई वेरिड है। ठीक है, मतलब डिपेंड करते हैं कौन सी कंडीशन है, छोटा है, बड़ा है, हेमरेज है, नेक्रोसिस है, इंट्राम्यूरल फैट है, ये सारी चीज़ें मिला के। तो इसके लिए बेस्ट हमारे पास सीटी स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड पे बहुत मुश्किल होता है डिटेक्ट करना। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास 3 हैं, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, लिम्फोमा और मेटास्टेसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, एचसीसी। अच्छा, ये जो है ना, ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर है और इसे हम नॉर्मली से कहा जाता है, हेपेटोमा भी कहते हैं इसे। अच्छा, वैसे तो ये किसी भी नॉर्मल लीवर के अंदर हो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन होती हैं, कुछ ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें कोई और डिजीज़ हो, उसकी वजह से ये मैलिग्नेंट ट्यूमर एचसीसी हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, सी इन्फेक्शन और सिरोसिस। ये क्रोनिक लिवर डिजीज, इनमें चांस बढ़ जाता है कि हेपेटस एचसीसी हो सकता है। फिर उसके बाद इसके हम देख लेते हैं सोनोग्राफिक अपीयरेंस। अच्छा, जो ये ग्रो करता है ना, उसकी ये डिफरेंट होती है, वेरी करता है। ये सॉलिटरी भी हो सकता है, मल्टीफोकल भी हो सकता है, डिफ्यूज हो सकता है, इनफिल्ट्रेटिव हो सकता है। इसकी कोई एक नहीं है, स्पेसिफिक शेप नहीं है और स्पेसिफिक ग्रो पैटर्न नहीं है। जो टिपिकल इसका पैटर्न है ना, वो लार्ज डोमिनेट लीजन होगा एक, उसके अंदर हमारे पास स्कैटर्ड स्मॉलर सेटेलाइट लीजन होंगे। ठीक है, ये इसकी टिपिकल अपीयरेंस है, लार्ज डोमिनेट लीजन, स्कैटर्ड स्मॉल सेटेलाइट लीजन उसके अंदर होंगे, लार्ज के अंदर। और इसकी एकोजेनिसिटी भी वेरी करती है, वेरिएबल होती है, एक कोई स्पेसिफिक नहीं होती। और फिर क्योंकि एकोजेनिसिटी वेरी करती है तो हमें अल्ट्रासाउंड पे स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है इसकी अल्ट्रासाउंड अपीयरेंस पे, तो मुश्किल होता है हमें अल्ट्रासाउंड में मिले। और इसके अंदर इसके अलावा होती है कैल्सिफिकेशन एंड सिस्टिक चेंज भी इसके अंदर होती है, लेकिन रेयर होती है। अच्छा, ये क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है तो ये हाइपर वेस्कुलर होगा, इसके अंदर वेस्कुलरिटी होगी, इंटरनल ब्लड फ्लो होगा। तो इसकी जो है मोस्ट आर हाइपर वेस्कुलर कियोटिक अपीयरिंग इंटरनल वेसल्स। ठीक है, तो जो भी मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है उसके अंदर इंटरनल ब्लड सप्लाई होती है, आर्टीरियल नेटवर्क होता है, तो ये हमें मिल जाता है। फिर उसके बाद हम जब इसका करते हैं पोस्ट कंट्रास्ट स्कैन। ठीक है, जब कंट्रास्ट देते हैं तो उसके बाद जो इस लीजन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ब्लड फ्लो है, इसके इंटरनली आर्टीरियल नेटवर्क है, तो इसकी वजह से इसकी इन्हेंसमेंट बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एडजेसेंट लिवर पैरेन्काइमा जब हम इसे कंट्रास्ट देते हैं। अच्छा, अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है लिम्फोमा। लिम्फोमा मोस्टली उन पेशेंट के अंदर होता है जिनके अंदर इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड स्टेट होती है, जिनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जैसे एड्स या फिर पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन, यानी कि कोई अगर सर्जरी हुई है, कोई ट्रांसप्लांट हुआ है लिवर का, तो उसमें चांस बढ़ जाते हैं लिम्फोमा होने के, या फिर उसका कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट है, कंडीशन है। तो उसके बाद हम इसके देख लेते हैं इसके सोनोग्राफिक अपीयरेंस। तो हमारे पास जो इसकी सोनोग्राफिक अपीयरेंस है वो टारगेट लीजन है और ये होते हैं होमोजीनियस और हाइपोइक्विक। ठीक है, ये है तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर, लेकिन उसके बाद भी इसकी जो अपीयरेंस है हमें होमोजीनियस और हाइपोइक्विक है। जैसे बाकी मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो हाइपरिक्विक होते हैं, उसमें कैल्सिफिकेशन भी होती है, सिस्टिक स्पेसेस भी होती हैं। लेकिन लिम्फोमा के केस में बहुत ही अनयूजुअल कंडीशन है कि वो हाइपरिक्विक हो या उसके अंदर कैल्सिफिकेशन हो या उसके अंदर कोई सिस्टिक स्पेसेस हो। ठीक है, बहुत ही अनयूजुअल कंडीशन में ये होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होमोजेनियस ट्यूमर है। तो फिर इसके बाद जो जनरेट करता है फ्यू इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलती हैं, तो उसकी वजह से हमें हाइपोइक्विक नज़र आते हैं। ठीक है, ये था आज हमारा टॉपिक। नेक्स्ट से हम कंटिन्यू करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, थैंक यू सो मच।